नमस्कार क्लास 11th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे और कैसी चल रही है आपकी जेई नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताओ। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो सेकंड ले आए हैं, जहां पर आज हम लोग एटम्स के बारे में देखने वाले हैं। आयंस क्या होते हैं ये भी देखने वाले हैं। आयंस, एटम्स, उसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स में, है ना, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक और टॉपिक देखेंगे जो है हमारा मिक्सचर, जिसमें होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये दोनों देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आज हम लोग को पढ़ना है भाई, फिर से एक बार बता देता हूं। एटम्स के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, आयंस के बारे में पढ़ना है। तो एटम्स में हम लोग कैसे, सुनो, एटम्स में हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता कर सकते हैं, यानी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स में, आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जा सकता है ये भी देखेंगे। और आइसोटोप्स जो होते हैं, जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है, आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे रूप से देखने वाले हैं। ठीक है, और हाँ, लास्ट में हम लोग मिक्सचर करेंगे, यानी मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। इतना टॉपिक आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो जोश अभी आप बनाए हुए हैं, जो जोश आपके अंदर अभी है, वही जोश लास्ट तक बनाए रखिए, तभी तो मजा आएगा बच्चों। ठीक है, तो जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो पूरी तरीके से इनफ है जेई नीट वाले स्टूडेंट के लिए, और बोर्ड वाले के लिए तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ, मार्कर तो मेरे जेब में ही रहता है हमेशा। तो पहले आप हेडिंग लगाइएगा बच्चों, एटम। ठीक है, एटम क्या होता है? देखो भाई, एटम क्या होता है? देखो, किसी भी एलिमेंट का ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो मैं इसका पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द स्मॉलेस्ट particle of an element. It is the smallest particle of an element which take part in a chemical reaction. मैं बोर्ड पे थोड़ा स्लो लिखता हूं, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी आप यहाँ से जो आप प्राप्त करोगे वो एकदम बेहतरीन रूप से करने वाले हो। जिंदगी में ये सारी बातें मैं इस तरह से बताऊंगा, जिंदगी में ये सारी बातें आपके खोपड़ी से नहीं निकलेगी। आपके खोपड़ी में जो मैं डाल दूंगा वही आपके खोपड़ी में रह जाएगी बुढ़ापे तक। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा, बूढ़े हो जाओगे ना, फिर भी ये एकदम आपको याद रहेगा। इस ट्रिक से बताऊंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो अब समझते हैं एटम क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सिमिलरली, अगर आप आयरन के एलिमेंट ले लो, कोई एक आयरन का एलिमेंट ले लो, उसमें जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या होगा? उसमें आयरन का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वही क्या होगा? एटम होगा। कोई भी एलिमेंट में चले जाओ, कोई भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वही हमारा क्या होता है बच्चों? वही हमारा एटम होता है। और एटम ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम ही वो खच्चड़ है, एटम ही वो, मतलब क्या कहें, वो प्राणी है जिसके वजह से हमको ये संपूर्ण केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है। कहीं भी अगर मिल जाता है उसको बैंड बजा देते हैं। ऐसा हम नहीं, ऐसा बच्चे सोच रहे हैं। ठीक है, तो एटम ही वो एकदम जड़ है जिसके वजह से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? एटम कर रहा है। तो सारा जो पेड़ का जड़ है ना, वो वही है, एटम ही है। पूरा जो केमिस्ट्री आया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, सब भाई ये एटम की वजह से ही आया है। बहुत बेकार आदमी है लेकिन ये एटम। चलो कोई बात नहीं है, चलो पढ़ना है, अब आ गया तो इसको बारे में डिस्कस करना है अच्छे से। ठीक है, अब देखो भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, इसको गौर कीजिएगा। इट कैन बी या इट में या इट कैन बी इन द क्या बोल सकते हैं, मतलब एटम। देखो, अभी लिखने से पहले एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं। एटम का, बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बहुत अच्छे समझाता है। देखो, सम एटम्स, ऐसे लिखो आप, some atoms have their
independent existence, but some atoms have not their independent existence। बच्चों देखो क्या बोला मैं बच्चों, एकदम अरे बारीकी से समझाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप प्रिपरेशन नीट और जेईई का कर रहे हो तो एकदम धीरे धीरे बातें को समझते हुए चलेंगे, तभी तो। देखो भाई बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अगर बेसिक आपको समझ में आ जाएगा तो एडवांस लेवल की बातें आपके दिमाग में अच्छे से जाएगी, ठीक है। वो जो खाली खोपड़ी लेके आप घूम रहे हो तो वो खाली खोपड़ी में सारी बातें अच्छे से जाएगी, क्योंकि बेसिक अगर आपका स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको समझ आएगी, ठीक है। अभी बेसिक ही स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे होगा। मान के चलो कोई पेड़ का रूट ही बहुत कमज़ोर है, यानी कोई पेड़ का जड़ ही बहुत कमज़ोर है, क्या ऊपर जाएंगे तो वो पेड़, अगर वो पेड़ धीरे धीरे मोटा होता जाएगा तो क्या वो पेड़ रह पाएगा? वो तो पेड़ गिर जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ भी वही बात है, अगर आप यहाँ पर एडवांस लेवल की बातें अगर समझना चाहते हो तो बेसिक तो पहले आपको क्लियर करना पड़ेगा। अभी से 2-3 क्लास जो होगा वो पूरी तरह से बेसिक पर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़िया से मोल कंसेप्ट में जो सारे फार्मूले होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं, जो क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं, सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ ऐसे एटम होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यानी कुछ ऐसे एटम होते हैं जो अकेले पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे एटम होते हैं जो अकेले पाए नहीं जाते, वो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल दूंगा ना तभी तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, अब जैसे देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, जेनॉन, रेडॉन, ये जितना भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिया ना बच्चों, ये सारा एटम जो है ना अकेले पाए जा रहे हैं। सारे एटम क्या हो रहे हैं? अकेले पाए जा रहे हैं। तो इसका हम क्या बोलेंगे? इनका जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। क्या है इनका? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये अकेले पाए जा रहे हैं। इनको रहने के लिए अकेला मतलब किसी की जरूरत नहीं है। ये सब सिंगल लौंडे हैं, जितने देख रहे हो सारे सिंगल लौंडे हैं, यानी अकेले ये रह सकते हैं। इसमें है ताकत उतना रहने की है, ये अकेले रह सकते हैं। सारे एकदम घनघोर सिंगल लौंडे हैं, देख रहे हो, पूरे घनघोर सिंगल लौंडे हैं। लेकिन बहुत सारे एटम ऐसे भी होते हैं जो सिंगल नहीं रह सकते। वो सारे एटम भी आपको मैं बता देता हूं। ये सारे एटम जितने, ये सारे कौन है भाई? इनर्ट गैस है। ये क्या है भाई? ये इनर्ट गैस है। जितने का हमने नाम लिखाया ये क्या है? इनर्ट गैस है। बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब ये सिंगल घनघोर लौंडे थे, अब जो सिंगल नहीं है, जो एकदम सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, मतलब एक से ज़्यादा भी रखे हुए हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे H2, Cl2, Br2, ठीक है, और भी बता दूँ P4, S8, ठीक है, CH4, अरे भाई अच्छा ये यहाँ तक ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो 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 देखो, ये तो देखो हाइड्रोजन आप बात करोगे तो हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हीलियम वगैरह, नियॉन वाला, आर्गन वाला, क्रिप्टन वाला, जेनॉन वाला, क्रिप्टन तो मैंने लिखा नहीं, जेनॉन और रेडॉन, ये जितने भी हैं ना सारे जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहते हैं, यानी अकेले रहते हैं। ये सिंगल घनघोर लौंडे, इनको किसी की आवश्यकता नहीं, ये एकदम अकेले रह सकते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन जो है अगर एटॉमिक ग्रुप में बात करो तो H होता है, क्लोरीन के एटॉमिक ग्रुप में बात करो तो Cl होता है, ब्रोमीन का एटॉमिक ग्रुप Br होता है, फास्फोरस का एटॉमिक ग्रुप एटॉमिक जो है P होता है, सल्फर का S होता है। एटॉमिक ग्रुप में ये होते हैं, लेकिन इस रूप में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कहीं भी आपको हाइड्रोजन H के फॉर्म में, क्लोरीन Cl के फॉर्म में, ब्रोमीन Br के फॉर्म में, फॉस्फोरस P के फॉर्म में और सल्फर S के फॉर्म में नहीं मिलेगा। वो अगर हाइड्रोजन कहीं भी मिलेगा भी ना आपको तो वो H2 के फॉर्म में मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा तो Cl2 के फॉर्म में मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा तो Br2 के फॉर्म में मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा तो P4 के फॉर्म में मिलेगा, और सल्फर कहीं भी मिलेगा आपको तो S8 के फॉर्म में मिलेगा, अकेला नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? और ये है एकदम, ये क्या है? ये सिंगल नहीं है, ये एकदम रिलेशनशिप में है। ये देखो ना, ये बेचारा, ये सब तो बहुत अच्छा है, ये दुद्दू को रखे हुए, यानी ये डबल है, ये भी डबल है, ये भी डबल है। ये चुट्टा देखो चरचर गो के साथ घूमता है। ये देखो, ये तो 4 गो, ये तो 8 गो के साथ रख रहा है, 8 गो रख रहा है।
समझ सकते हैं। तो ये है, तो ये इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसका हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बातें समझ में आ गई? ये सारे एटम थे, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था बच्चों। बातें समझ में आ गई? तो एटम भी आपको समझ में आ गया। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पूरी केमिस्ट्री एटम्स पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि जिस तरह से वो रिएक्शन करेगा एटम्स के वजह से ही होगा ना। कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है? एटम कर रहा है, तो सारा चीज जो है एटम पर ही निर्भर करता है। और मैंने दूसरा पॉइंट बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, ये वाला। दूसरा चीज मैंने बताया कि कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, यानी वो अकेले पाए जाते हैं, एकदम अकेले पाए जाएंगे। और कुछ ऐसे एटम होते हैं जो अकेले पाए नहीं जाते हैं, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसे में ये सारे देख रहे हो, ये सारे बेवड़े हैं, बेवड़े, ये एकदम सिंगल घनघोर लौंडे हैं, ऐसे समझ सकते हो। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। ये बेवड़े हैं, है ना, कमिटेड है, एकदम रिलेशनशिप में है, और एक एक से नहीं, 4-4, 5-5 गो से, 6-6 गो से, देखो यहाँ 8-8 गो से है, और ये सिंगल घनघोर लौंडे, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला क्या है, सिंगल घनघोर लौंडे हैं सारे, और ये कौन है, ये एकदम कमिटेड वाले हैं, रिलेशनशिप वाले, ठीक है। चलो भाई इसको नोट कर लो, फिर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको नोट कर लो पहले बच्चों, इसको नोट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारी, आई होप पिछला बात आप नोट कर लिए होंगे। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखो भाई, सिंपल सा इसका पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं। देखो क्या होता है मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ एटम्स, टू और, यानी अ ग्रुप ऑफ एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स, टू और more than 2 atoms of the same or different atom are joined या are chemically bonded together is known as, भाई बोर्ड पे मैं बहुत स्लो लिखता हूँ यार, is known as, इसीलिए मैं क्या करता हूँ पहले लिख लेता हूँ तब समझा देता हूँ। खैर चलो, is known as molecule, इस चीज़ में लिखने वाले में ना बहुत समय लग जाता है, समझ में आया? चलो क्या होता है मॉलिक्यूल्स? अ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी एक ग्रुप, एटम के ग्रुप होते हैं, 2 या 2 से अधिक तरह के एटम से बने होते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब है 2 या 2 से अधिक तरह के एटम से बने होते हैं, और वो एटम या तो पूरा सेम एटम हो सकता है या अलग अलग एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं, ठीक है। और वो अगर केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो उसी को मॉलिक्यूल कहते हैं बच्चों। फिर से एक बार समझाता हूं, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, 2 और मोर देन 2 एटम्स, यानी एटम के ग्रुप तो रहेंगे, फिक्स है। पहला नंबर तो बात यह है कि एटम्स के ग्रुप तो रहेंगे ही। अगली बात है कि वो एटम्स के ग्रुप जो हैं 2 या 2 से अधिक ही होंगे, या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। और उसमें जो एटम्स होंगे ना, या तो पूरा एटम सेम एलिमेंट का होगा, नहीं तो डिफरेंट एलिमेंट्स का भी हो सकता है। और अगर वो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल दूंगा तो एकदम आराम से समझ में आएगा। देखो भाई एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल भाई सुन लो, H2 देख लो, ये यहाँ पर तो सेम एलिमेंट के ही एटम आपको दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, एटम यहाँ पर सेम है। चलो Cl2, इसमें भी एटम सेम है पूरी तरीके से। P4 इसमें भी सेम है, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, ओ भाई निकल जा तू यहाँ से। ये आगे बात करते हैं, जैसे C6H12O6, देखो ये भी मॉलिक्यूल है, बट इसमें आपको जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो अलग अलग एटम्स वाले हैं। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों अलग अलग एलिमेंट के एटम आपको दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल ही होगा।
समझ में आया? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, सर ये तो कंपाउंड है सर। अरे अभी टेंशन मत लो भाई, आप यहाँ आए हो ना तो सारा बात समझ के जाओगे, तो टेंशन वाली बात नहीं। अभी चुप रहो, एकदम बढ़िया से फोकस्ड होके देखते रहो सारी बातें। अभी बाबू सोना का चैटिंग वैकेटिंग अभी मत करो, उसके लिए रात का समय होता है, अभी पढ़ लो भाई, है ना। अभी दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत करो, अभी यहाँ देखो, तुम चुटकियों में आपको कैसे समझाता हूँ, ये देखो भाई, है ना। C6H12O6 भी मॉलिक्यूल C होता है बच्चों। आगे बात करते हैं जैसे CO2, ठीक है, O2 ETC, ये सारा मॉलिक्यूल C है। यहाँ पर ये देख रहे हो, ये डिफरेंट एटम के हैं। ये क्या है, इसमें जो एटम है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही तरह के एटम्स रहेंगे, एक या एक से, यानी एक, दो या दो से अधिक एटम अगर सेम वाला ही रहेगा तो ही मॉलिक्यूल कहलाएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग एलिमेंट के भी एटम हो सकते हैं तो उसको भी मॉलिक्यूल ही कहेंगे। जैसे यहाँ देखो, ये भी अलग अलग एटम के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा मॉलिक्यूल C कहलाएगा। अब बात करते हैं, ये भी डिफरेंट एलिमेंट के हैं, ये भी डिफरेंट एलिमेंट के यहाँ पर एटम्स है, ठीक है। ये सब तो सेम है। चलो अब बात आती है कि सर इसको कंपाउंड कहेंगे कि मॉलिक्यूल कहेंगे, ये बातें सर हमको समझ में नहीं आती। सुनो, अगर आप लोग 10 ग्राम ग्लूकोज ले लो, क्या ले लो, 10 ग्राम ग्लूकोज ले लो। 10 ग्राम ग्लूकोज बोले तो 10 ग्राम आप C6H12O6 ले लो, तो 10 ग्राम जो होगा ना वो होगा कंपाउंड, वो क्या होगा, कंपाउंड। लेकिन अगर हम बात करें इसके एटॉमिक लेवल पर जाए, इसके यानी ये ग्लूकोज के एटॉमिक लेवल पर जाए, तो उसके अंदर आपको जो है ना एटम्स नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपको यही मिलेंगे, C6H12O6 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखो, आपने सुनो, हम बताते हैं, आपके दिमाग को हम समझ सकते हैं ना, टेंशन वाली बात नहीं है। आपने ये इसमें इतना दूर क्या ले लिया, ये आपका ग्लूकोज हो गया, मान लो ये आपका C6H12O6 है, ठीक है। तो मान के चलो ये C6H12O6, ये देखो जितना भी डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ सारा जो है क्या है, ग्लूकोज है, सारा क्या है, इसके अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है। तो अगर आप इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करोगे तो ये डॉटेड लाइन क्या है, ये C6H12O6 ही है, तो ये भी C6H12O6 होगा। अगर इसके एटॉमिक लेवल पर बात करो, इसके मॉलिक्यूल्स लेवल पर बात करो, तो सबसे इस ग्लूकोज के लिए सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो C6H12O6 ही होगा। क्या होगा, C6H12O6 ही होगा, C6H12O6 ही होगा। यहाँ भी चले जाओ तो C6H12O6 ही होगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलो ये बात समझ में आ गया, मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये भी बात समझ में आ गया। अब इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट करो, मैंने आपको सारा एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये अभी ये लिख लो, अब आयंस की बात करते हैं। पहले इसको लिख लो, त्रो, चलो जल्दी लिखो। अब मिटा रहा हूँ इसको भाई, इसको मिटा रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट करो भाई, ठीक है। चलो मिटा दूँ भाई, हाँ चलो देखो, अब आयंस की बात कर लेते हैं। किसकी? आयंस की। चलो देखो भाई, टाइम तो थोड़ा, ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देखना है, अरे भाई नहीं, 5 मिनट 10 मिनट में क्या ही समझोगे, ठीक है। टाइम तो देना पड़ेगा, ठीक है, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको रियल में कुछ करना है, सीखना है, ठीक है, तो टाइम देना पड़ेगा भाई। 10-20 मिनट में ना जेई मेंस और नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता पढ़ के, ठीक है। इसके लिए यू हैव टू गिव टाइम, ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा तभी ना होगा। चलो भाई, चलो अब आयंस की बात करते हैं बच्चों। आयंस की हेडिंग लगाइएगा भाई, आयंस। आयंस क्या होता है, बारी बारी से सभी बातों को पढ़ते जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। आयंस क्या होता है, देखो इसमें लिखना पॉजिटिवली एंड negatively charged, positively and negatively charged atom is known as ions। क्या बोला भाई, अगर कोई एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए तो वो हमारा एटम नहीं रहता, तब वो आयन हो जाता है। क्या बोला मैंने मेरे प्यारे बच्चों, खाली खोपड़ी को एकदम खोल के रखने का, खोपड़ी को खोल के रखने का, तब सारी बातों को समझने का। कोई भी एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए या निगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एटम नहीं रहता, वो आयन हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है?
आयन हो जाता है। दिमाग को खोल के बैठा करे, हुलुक बुलुक मत किया करो, ऐसे मत किया करो, पूरा फोकस रहो, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो कोई भी एटम पर अगर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एटम नहीं रहता, वो आयंस हो जाता है, ठीक है, बताता हूं। और हम कैसे जानेंगे कि सर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है कि निगेटिव चार्ज आया है, कैसे करें? जब कोई एटम, सुनो भाई, जब कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, जब कोई एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो वो क्या होता है? तो वो क्या होता है बच्चों, बताओ? जब कोई एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, कोई अगर एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, बाहर कर देता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। या कोई एटम अपने ऊपर से यानी किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा एनाइन होता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। बताता हूँ, समझो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। कोई एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा, ऐसे लिख देता हूं, लॉस करेगा, लॉस करेगा, तो वो क्या हो जाता है? तो उस एटम पर, वो एटम तब रहता नहीं है, वो जो भी आयन बनता है, मान लो X बनता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। यानी मान लो X नाम का कोई एटम था, वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो X पॉजिटिव बन गया। उसी तरह से Z नाम का कोई एक एटम था, ठीक है, वो अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है, क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसके ऊपर X निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पता है बच्चों, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हमारा केटाइन होता है, बताता हूं, और जिस पर निगेटिव चार्ज आ जाए वो हमारा एनाइन होता है। बच्चों बारी बारी से बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आयंस होता है बच्चों, ये दो टाइप्स के होते हैं। आयंस हमारा दो टाइप्स का होता है। देखो भाई, या आयंस हमारा दो टाइप का होता है। मैं इस तरह से कर लेता हूं। एक होता है हमारा केटाइन, एक होता है हमारा केटाइन, एक होता है हमारा एनाइन। एक होता है हमारा केटाइन और एक होता है हमारा एनाइन। केटाइन क्या होता है? सिंपल सी बात है, यहाँ ही आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इधर दिख रहा है ना भाई, एक बार मैं चेक कर लूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, दिख तो रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। चलो, केटाइन क्या होता है कि हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। केटाइन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, वही केटाइन होता है। कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, वो केटाइन होता है, ठीक है, वो केटाइन होता है, जिसको पॉजिटिव इस तरह से दिखाते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Na तो हो गया, Li पॉजिटिव, ठीक है, और भी है, बहुत सारा है सर। और क्या होगा? Be2 पॉजिटिव, आगे Al3 पॉजिटिव, ठीक है, Ca2 पॉजिटिव, etc, बहुत सारा है। कितना लिखूं मैं? बस एनाइन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, यहां भी लिखेंगे हैविंग निगेटिव चार्ज ऑन इट। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं, बताता हूं, देखो राइट, टेंशन मत लो आप। एग्जाम्पल की बात करोगे तो N3 माइनस, O2 माइनस, ठीक है, Br माइनस, I माइनस, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे O2 माइनस तो हो गया ना, F माइनस, ठीक है, और P3 माइनस, ओ भाई B क्यों लिखा है? अच्छा, P3 माइनस, ठीक है, S2 माइनस, etc, ये सारे एनाइन हो गए। अब ये बनेंगे कैसे? बनने का भी तरीका बता देता हूँ, बस मैं देख लूँ, ये नीचे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, चलो यहाँ पे हो जाएगा। क्या होता है देखो भाई, सुनो, हम सोडियम का बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम जो होता है, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा। क्या करेगा? सोडियम अगर अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये आयन हो गया, ठीक है, आयन में भी केटाइन हो गया। अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने अंदर से बाहर निकाल दिया। अब ये Na बना, इसका मतलब क्या है भाई? ये अब केटाइन हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ इधर, ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा,
एल्युमिनियम का ले लेता हूँ। अच्छा, आयंस बनते क्यों है? तो एटम जो होता है ना, जब एटम जो होता है वो न्यूट्रल तो होता है, उस पर चार्ज की बात करें तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन स्टेबिलिटी की बात करें तो आयन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि अब यहाँ पर देखो Na पॉजिटिव के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर किसका वाला अरेंजमेंट आ गया? इसके अंदर नियॉन वाला इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ गया। अब नियॉन क्या होता है? एक नोबल गैस होता है, नोबल गैस ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी बढ़ गई। सिमिलरली अगर बात करो एल्युमिनियम की, ठीक है, एल्युमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा, तो ये क्या बनेगा? Al3 पॉजिटिव बनेगा। अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसीलिए 3 पॉजिटिव। देखो भाई, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा उतना चार्ज उस पर बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे बढ़ता नहीं जाएगा उतना चार्ज हो जाएगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1 पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 3 पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 माइनस चार्ज आएगा। ये अभी बताता हूँ। देखो, अब इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, इसीलिए 3 पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो भाई, ये अब क्या हो गया? Al3 पॉजिटिव केटाइन बन गया। इसके अंदर अभी भी फिर से इसके अंदर क्या हुआ? नियॉन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ गया, और ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम से ज़्यादा स्टेबल है Al3 पॉजिटिव। ओके, सिमिलरली अब यहाँ बात करो, यहाँ भी वही है। यहाँ मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ, जगह नहीं तो इधर भी दे दूंगा, चलो इधर दे दूंगा। एक एग्जांपल N3 का लेता हूँ, जैसे कोई सिंपल वाला ले लूँ पहले, नहीं चलो ना N3 का ही ले लेते हैं। जैसे N3 का देखो, नाइट्रोजन है, ये N से N3 कैसे बना होगा? N3 माइनस, तो नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है, नाइट्रोजन के अंदर पहले से 7 इलेक्ट्रॉन, अब 3 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर और ले लिया, तो क्या बनेगा भाई? यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो N3 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके अंदर भी भाई इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट किसका वाला आ गया? नियॉन वाला आ गया, ये ज़्यादा स्टेबल है। सिमिलरली एक हम ऑक्सीजन का ले लेता हूँ, इधर कर लूँ, दिख रहा है इधर, देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या होगा? इसके अंदर O2 माइनस बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 8। अब 2 ले लिया तो इसके अंदर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और बता देता हूँ, क्लोरीन वाला। देखो, क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा? Cl नेगेटिव बनेगा। क्लोरीन का जो एटम था उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लिया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो याद रखना, किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, इस तरह का क्वेश्चन अभी आएगा। देखो, एटम्स यानी कोई आयंस के पास हिंदी में लिख देता हूं, कोई आयंस के पास निगेटिव चार्ज आ जाए, तो जितना निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जितना, सुनो ऐसे मत लिखो, आप ऐसे मत लिखो, इतना बड़ा हो जाएगा ना। तो कोई भी एनाइन जो होता है ना, एनाइन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो एनाइन पर कितना भाई चार्ज है? एनाइन पे कितना निगेटिव चार्ज है? एनाइन पे कितना निगेटिव चार्ज है, उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, ठीक है। आप आराम से उस आयन में इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एनाइन पे कितना निगेटिव चार्ज, देखो अभी मैं बताता हूं, इस एनाइन पे कितना निगेटिव चार्ज? 3 निगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन का जो एटम था पहले, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन था? 7 इलेक्ट्रॉन था। 7 एटॉमिक नंबर है तो 7 इलेक्ट्रॉन था। अब 3 माइनस चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर, तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर देखो, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन 2 माइनस चार्ज, इसका मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन आ गया उसके अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ब्रोमीन का अब कर लेना, आयोडीन का कर लेना, फ्लोरीन का कर लेना, फास्फोरस का कर लेना, जो सल्फर का देख लो, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। अब 2 माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 16 2 18 हो गए इलेक्ट्रॉन। इस तरह का सवाल अभी आने वाला है। सिमिलरली आप Na पॉजिटिव में, जैसे अभी Na पॉजिटिव में अब अगर आपको कह देगा चलो भाई Na पॉजिटिव में, ठीक है,
के पॉजिटिव में सिमिलरली आपको Ca2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन फाइंड करो, कैसे करोगे? अरे भाई सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 11, चार्ज कितना है? 1, यानी 1 पॉजिटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया होगा, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। के पॉजिटिव में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता था, तो 19 और 1 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। Ca2 पॉजिटिव, ये है कैल्शियम का आयन Ca2 पॉजिटिव। ये देखो क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 20 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो भाई इस तरह से भाई आयंस में इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। अभी करेंगे। पहले एटम में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना सीखेंगे, उसके बाद एटम के बाद हम लोग किस में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना सीखेंगे? आयंस में सीखेंगे, मॉलिक्यूल्स में सीखेंगे, ठीक है? ये सारा कुछ देखने वाले हैं, ठीक है? और एक और बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एनाइन का जो साइज होता है, एनाइन का जो साइज होता है सबसे बड़ा होता है केटाइन के साइज से बड़ा होता है, ठीक है? एनाइन का साइज केटाइन के साइज से बड़ा होता है। अगर आप एटम से भी कंपैरिजन करने लगोगे तो सबसे बड़ा साइज एनाइन का होता है, ठीक है? उसके बाद एटम का साइज होता है बड़ा और सबसे छोटा केटाइन का साइज बड़ा होता है, ठीक है? यह आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है? टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों बड़ा होता है अभी बता तो सकता हूँ। होता क्या है कि एनाइन के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने के कारण, एनाइन में क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाने के कारण इलेक्ट्रॉन में जो है ना, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन चालू हो जाता है और रिपल्सन की वजह से वो जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है? रिपल्सन की वजह से थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है? रिपल्सन मतलब क्या, एक दूसरे से दूर भागेगा तो एटम बड़ा ही तो होगा। और सिमिलरली अगर बात करें यहाँ केटाइन में, केटाइन का साइज छोटा इसलिए हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घट गया। अब समझो, देखो ये केटाइन का स्पेशल केस है, बताता हूँ। ये मानो केटाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो, ये हम लिथियम का एक बना लेते हैं, ये के सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ये एल सेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कर देता हूँ, ये एल सेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अगर ये लिथियम का आयन है, ये लिथियम का एटम है, अभी ये लिथियम का एटम है, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तब क्या होगा? तब तो भाई इसका ये सेल खत्म हो जाएगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, ये सेल खत्म हो गया पूरा। ऑलरेडी साइज छोटा तो थोड़ा पहले से हो गया, लेकिन छोटा होने की वजह से अब हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस। क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, इनके पास होता है निगेटिव चार्ज। तो ये जो है ना, ये जो ये न्यूक्लियस है, ये अब इसके पास निगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। ये खींचने की वजह से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर न्यूक्लियस फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, जिसकी वजह से ना ये खींचता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींचता है। खींचने की वजह से ये जो है, खींचने की वजह से देखो यहाँ पे, खींचने की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसीलिए जो है केटाइन का साइज सबसे छोटा हो जाता है, ये बात होती है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो आपको मैंने दे दी, आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सारा फाइंड करेंगे। नोट करो भाई, नोट करो। चलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थोड़ा ना सिंबल देख लेते हैं, एलिमेंट के सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब सिंबल यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ऐसे छोड़ो, ये हेडिंग नहीं है, बस सिंपल सी बात है, ऐसे लिख लो। अगर कोई एक एलिमेंट x है, ठीक है, ये x है और इसके ऊपर अगर a है और यहाँ पर z लिखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। x जो है यहाँ पर कोई एक एलिमेंट को दर्शाता है। क्या? x जो है यहाँ पर कोई एक एलिमेंट को दर्शाता है। सिमिलरली यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर a जो है एटॉमिक या मास नंबर को दिखाता है, मास नंबर या एटॉमिक नंबर को दिखाता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या मास नंबर को दिखाता है। z जो है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को दिखाता है, एटॉमिक नंबर दिखाता है। क्या करता है? एटॉमिक नंबर दिखाता है। सिंपल सी बात थी। मैं बता दूं, a जो है हमारा, यहाँ पे तो लिख दिया हूँ, a जो है मास नंबर और z जो है एटॉमिक नंबर और x जो है एक एलिमेंट को प्रदर्शित करता है। अब समझो, जितना देखो, जितना किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, जितना भी किसी x का एटॉमिक नंबर, ठीक है,
उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन। कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। लेकिन ये चीज़ जो है ना एटम के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ये जो चीज़ है आपको एटम और मॉलिक्यूल के लिए, एटम एंड मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होता है, एटम एंड, ओ भाई, एटम एंड मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होता है। यहां लिखता हूं नॉट वैलिड फॉर आयंस, आयंस के लिए वैलिड नहीं होता। जैसे ही आयन आता है तो उस पर माइनस या निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से आयंस घटता बढ़ता रहता है, प्रोटॉन नहीं घटता है, प्रोटॉन उतना ही रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट लिखा है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स के केस में ही ऐसा करना है, आयंस के केस में नहीं। आयंस के केस में इलेक्ट्रॉन तो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तब तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा ना, ये बात ये याद रखना। अभी बताता हूँ, सिंपल सारी बातें हैं, बस इस बात को समझते जाओ। एग्जाम्पल देना मेरा काम है, समझना आपका काम है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बार देख लूँ मैं कि ये चल रहा है कि नहीं बढ़िया से, हाँ चल तो रहा है सही से, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार इसीलिए जाता हूँ वहाँ पे देखने कि भाई कभी कभी ना मतलब बंद हो जाता है, ठीक है, यानी क्या कह सकते हो उसको गांव की भाषा में, झलफल करने लगता है, आगे पीछे जाने लगता है, फोकस लेने लगता है, इसीलिए मैं देखते रहता हूँ। चलो अब हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग लगाना भाई, आप एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं। हाउ टू फाइंड, यहाँ पे देखो हाउ टू फाइंड, कैसे लिख रहे हैं सर, आराम से तो लिख दो। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एटम्स। पहले एटम्स में देख लेते हैं, ठीक है, ये हेडिंग आप लगा लो। क्या देखने वाले हम लोग, पहले हम लोग एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे। तो इधर मैं लिखता हूं एटम्स, इधर मैं क्या लिखता हूं एटम्स, चलो भाई इधर मैं एटम्स लिख देता हूं, यहां पे प्रोटॉन लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रॉन, ई माइनस से इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, और यहां पे न्यूट्रॉन, ठीक है, एन। देखते रहो भाई, पहले हम किसका कर ले, पहले हाइड्रोजन का कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन, ठीक है। और एक और बात, ये निकालने के लिए एक रूल बता देता हूं, सुनो। प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, प्रोटॉन को फाइंड करने का तरीका कैसे करेंगे भाई, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, जितना किसी का एटॉमिक नंबर उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर यानी जेड इजकल टू प्रोटॉन, जेड इजकल टू प्रोटॉन, ठीक है। एटम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एटम के लिए, वैसे प्रोटॉन तो सबके लिए वैलिड है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम के लिए वैलिड है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम और मॉलिक्यूल के लिए वैलिड होगा, आयंस के लिए नहीं, अभी आगे बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए भाई, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे भाई, क्या करो, एटॉमिक मास में से, यानी मास नंबर क्या है यहाँ पर, ए है, ए में से आप जेड को माइनस करो, ए में से अगर जेड को माइनस करोगे तो आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हो, बस सिंपल सी बात है एटम्स के लिए। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो प्रोटॉन उसके अंदर 1 होंगे, सिंपल सी बात। इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है भाई, 1 में से 1 को माइनस करो, क्या हो जाएगा, 1 में से 1 को, एटॉमिक मास भी हाइड्रोजन का 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो भाई न्यूट्रॉन तो इसके अंदर 0 है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। आगे बात करते हैं लिथियम की। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है तो 3 प्रोटॉन होगा इसके अंदर, उसके साथ साथ 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन क्या होगा। अच्छा, लिथियम के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम का जो है एटॉमिक मास 7 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, इस तरह से। तो 7 में से 3 को माइनस करो, 4, न्यूट्रॉन कितने हैं, 4, सिंपल सी बात। अब आगे बात कर ले कार्बन की, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा देता हूं। कार्बन को इस तरह से लिखते हैं, इसको मिटा देता हूं भाई।
कार्बन को हम इस तरह से लिखते हैं, इधर लिख दूँ, इधर ही लिखता हूँ। कार्बन के लिए हम ऐसे लिखते हैं, कार्बन 14 6, सॉरी वेरी सॉरी 12 6 लिखो भाई। अब एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो 6 प्रोटॉन होंगे उसके अंदर, और 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन 12 में से, यानी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करो, 12 माइनस 6, न्यूट्रॉन भी 6 हो गए हमारे। सिंपल सी बात है। नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन को इस तरह से लिखते हैं 14 7, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर 7 है बच्चों, एटॉमिक नंबर अगर नाइट्रोजन का 7 है तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन 14 में से 7 को माइनस करो, दैट इज 7 न्यूट्रॉन भी होंगे। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम को इस तरह से लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे सोडियम को 23 11 इस तरह से लिखते हैं। सिंपल है, कैसे करेंगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन होंगे, 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कितना है? 23 में से 11 को माइनस करो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को, यानी 23 माइनस 11 12 न्यूट्रॉन। क्या मस्त बात है। जैसे आगे बात करें, इस तरह से आप कर सकते हो। जैसे हम आपका बता देते हैं, ये कैल्शियम का बता देता हूँ। कैल्शियम का देखो एटॉमिक नंबर, कैल्शियम को इस तरह से दिखाते हैं भाई, कैल्शियम को हम ऐसे दिखाते हैं। कैल्शियम एटॉमिक नंबर अच्छा, एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर 20, तो 20 एटॉमिक नंबर है तो 20 प्रोटॉन होंगे, और 20 प्रोटॉन है तो 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन 40 में से 20 को माइनस करो, 40 में से 20 को माइनस करो, दैट इज 20। खत्म। इस तरह से करते हैं भाई। एटम में तो बहुत ईजी है, एटम में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना बहुत ईजी है। इतना नोट करो। अब हम एटम्स को हटा के डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स पे आते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स पे पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। चलो जल्दी नोट करो बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जल्दी नोट करो। चलो भाई, अब हम बात करते हैं आयंस के बारे में। सॉरी आयंस नहीं, एटम्स, एटम्स तो हो गया। मॉलिक्यूल्स के बारे में, इसको मिटा दो भाई, इसको मिटा दूं। चलो मिटा देता हूं और बात करता हूं अब किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। भाई मॉलिक्यूल्स में कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर एटम्स की जगह पे मॉलिक्यूल्स लगा दो आप, ठीक है। मॉलिक्यूल्स लगा दो, थोड़ा सूखने में टाइम लगता है भाई, गीला है ना, ऐसे नहीं मिटता। बोर्ड मेरा खराब हो गया भाई, क्या करें। चलो आप लोग का सपोर्ट रहा तो डिजिटल बोर्ड लाएंगे तो ये मिटाने वाला, ये करने वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलो बस सपोर्ट बनाए रखो, दिल से पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ते जाओ, ठीक है। अब देखो हाउ टू फाइंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे फाइंड करें? चलो यहां पर एटम्स की जगह पे मॉलिक्यूल्स लगा दो, हटा दो भाई, हटा दो, हट जा भाई, तू हट जा, ये सभी को मिटा दो, मिटाओ। चलो 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 मिटते चलो भाई, टाइम लग रहा है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब बारी बारी से हम एटम्स लिखते जाएंगे और आपको पता करना है उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना है। जैसे एक मॉलिक्यूल से मैं लिख लेता हूँ H2O, H2O। चलो भाई H2O देखो यहाँ पर कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे निकालोगे? H2O के अंदर पहले हम प्रोटॉन निकालते हैं। तो देखो हाइड्रोजन कितना, एक हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन। और है कितने हाइड्रोजन? 2 है तो इंटू 2 प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, तो उसके अंदर 8 प्रोटॉन होंगे। 8 कितना हो गया? 10 प्रोटॉन। लिख दो भाई इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो गए? 10। अगर प्रोटॉन 10 हो गए तो इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? आराम से करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, पता है ना। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 1, तो कैसे करेंगे? 1 - 1 दैट इज 0। हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो ये 0 हो गया। और प्लस ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन होता है? या ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, 16 8, तो 16 में से 8 को माइनस करो, 8 दैट इज 8। न्यूट्रॉन कितना होगा? 8 न्यूट्रॉन होगा। यानी वाटर के मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 8 होते हैं। सिंपल। जैसे आगे बात करें, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलो जैसे हम आपको दे दे, आप फाइंड कर लो किसमें किसमें किसमें, आप फाइंड करो NH3 में। अमोनिया में कितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन
इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, इसके लिए आपको नाइट्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 14 और 7, और हाइड्रोजन को तो ऐसे करते हैं, पता ही होगा 1 1। कैसे करोगे आप? पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है आपको प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे होगा? तो NH3 के लिए ना, तो नाइट्रोजन में कितना प्रोटॉन? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 प्रोटॉन, प्लस हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होते हैं, तो 1 × 3 दैट इज 10। यहाँ भी कितने होंगे? 10 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। न्यूट्रॉन फाइंड करो, तो न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करोगे भाई? 14 में से 7 को माइनस करो, दैट इज 7, ठीक है, यहाँ पर प्लस, और हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, 0, दैट इज 7। न्यूट्रॉन कितना हो गया? 7 न्यूट्रॉन हो गया। तो अमोनिया में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 7 है। आगे बात करें, मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, बढ़िया बढ़िया, जैसे जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। जैसे 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 CO2 में मैं दे देता हूँ, आप कुछ होमवर्क भी दे दूंगा। CO2 है, और जैसे मीथेन है CH4, ठीक है, और भी 1-2 ले लेता हूँ भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी में आपको निकालना है, जिसमें हम आपको 3 जो है यहाँ पर जो 3 मैंने लिखा इस तरह से, ये आपका होमवर्क हो गया। क्या हो गया? ये आपका होमवर्क हो गया। कमेंट सेक्शन में आप लिख के ये तीनों में, ये तीनों का, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों का आप लोग बताओगे। इसमें इस जो हमारा मॉलिक्यूल्स है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, आप बताओगे, ठीक है। फिलहाल मैं ये 2 का कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है। आप कहोगे सर हल्के हल्के करते हैं, तो चलो कैल्शियम कार्बोनेट का कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हल्का हल्का कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का करता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट में कितना है, ठीक है, यही कर देता हूँ। चलो देखो भाई, कैल्शियम को इस तरह से दिखाते हैं। देखो कैल्शियम को आपको जो रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का वो कैसे करते हैं, यहाँ पे ऊपर में 40 नीचे 20, ठीक है। कार्बन का कैसे करते हैं? कार्बन का तो जानते हैं 12, सॉरी, ऊपर में 12 और नीचे 6। और ऑक्सीजन का कैसे करते हैं? ऑक्सीजन का ऊपर में 16 और नीचे 8, बस सारा कुछ तो दे ही दिया। आप कर सकते हो। प्रोटॉन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो 20 प्रोटॉन होंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, तो 6 प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, तो 8 × 3 दैट इज 24 में डायरेक्ट लिख देता हूँ 24। तो 24, 6 30 और 30 20 50। प्रोटॉन कितने हो गए इस टोटल में? 50। यहाँ पे 50 प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन 50 है तो 50 इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? तो न्यूट्रॉन भी कर लेते हैं इसमें फाइंड। कैसे करेंगे भाई? इसको मिटा देता हूँ। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करें? देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 20 होता है, तो 40 में से 20 को माइनस करो तो न्यूट्रॉन निकलेगा कैल्शियम का, तो 40 20 न्यूट्रॉन प्लस। कार्बन के लिए 12 में से 6 को करो, 12 में से 6 को करो 6 प्लस। एक ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन होता है? तो 6 8 होते हैं, एक में 8 होते हैं, तो 3 में 24 होंगे। यहाँ भी वैसी बात है 30, यहाँ भी 50 न्यूट्रॉन ही है, तो यहाँ भी कितना है? 50 इलेक्ट्रॉन 50 न्यूट्रॉन, सब कुछ 50 है, A to Z 50। अब आपका ये 1 2 3 4 आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया, आप लोग करके आना। इसको नोट करो। अब आयंस में इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। चलो इसको नोट करो, ठीक है, नोट करो भाई, नोट करो। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से नोट करो, है ना। फिर हम आयंस में बात करते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे और प्रोटॉन फाइंड करेंगे, ठीक है। यार कोई पानी पिला दो, मम्मी। कोई नहीं है, सब सोया हुआ है। चलो पानी यहाँ पे रखा ही नहीं, मैं भूल गया। चलो इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, पूरा मिटा देता हूं। अब आयंस में कैसे फाइंड करते हैं, देखो मिटा देता हूं। बस शुरुआत से जिस जोश में आप मेरे साथ जुड़े थे, लास्ट तक में अगर आपका वैसा जोश रहा तो आपका नीट में और जेई में सिलेक्शन पक्का है बच्चों, है ना। एकदम जोश में रहना है भाई, टेंशन वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया से। हम लोगों को अपने माता पिता का, अपने खुद का सपना पूरा करना है, ठीक है। हम लोग बहुत बड़ा सपना देखे हैं, उसको कंप्लीट करना है, बस सोचने से नहीं होता, ठीक है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ठीक है। बहुत बड़ा, ये बहुत ही पुराना ये कथन है कि कथनी और करनी में काफ़ी फर्क होता है। तो जो आप बोलते हो, जो आपका इरादा है, वो इरादा पर अडिग भी रहो, ठीक है। उसके लिए मेहनत भी करो अच्छे से,
ऐसे नहीं कि बोल दी हाँ 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 हमको नीट निकालना है, हमको जेई निकालना है और कुछ कर ही नहीं लो भाई, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है एकदम जम के, जो सपना आप देखे हो उसको पूरा भी करना पड़ता है। बस ऐसे ही बोल देखो, वही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कथनी और करने में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो वो याद रखना, अगर आपको सच में वो चीज़ को पाना है तो दिन रात मेहनत करना होगा, हिला कर रख देना होगा, एकदम मचोड़ देना होगा सारी चीज़ को, कि अपने दिल से मतलब खुद से ये कहना होगा अरे जब सुनो पहले एक बात, मैं एक बहुत ही सिंसियर बात, बहुत ही एकदम बढ़िया बात करता हूँ आपसे, सुनो। आज से अगर आप 1000 साल पहले चले जाओ, तो अगर कोई इंसान कहता था अरे मैं तो उड़ूंगा, मैं ऐसा चीज़ बनाने वाला हूँ कि मैं एकदम उड़ूंगा, तो उसको सब क्या कहता था, अरे यार ये पूरा पागल आदमी है, क्या बोल रहा है, कैसे कोई उड़ सकता है। लेकिन अभी पॉसिबल है कि नहीं, अभी पॉसिबल है कि नहीं उड़ना। तो जब उतना मुश्किल काम, अच्छा एक बात बताओ, नीट निकालना और जेई निकालना क्या चांद पर भी जाने से हार्ड है क्या? है हार्ड, उससे ज़्यादा हार्ड है क्या? है हार्ड क्या? या अभी पता है ना कि जुपिटर पर भी कोई स्पेस क्राफ्ट जा चुका है, वॉयेजर 1 जा चुका है, ठीक है, बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट वहाँ पर जा चुके हैं। क्या नीट निकालना और जेई निकालना क्या इससे भी कठिन है क्या? नहीं है ना। तो जब उतना बहुत बड़ा बड़ा काम हो चुका है, कौन किया? इंसान ही तो किया है। कौन किया है बताओ? इंसान ही ना किया है। तो जब उतना कठिन काम संभव हो सकता है, तो यार ये नॉर्मल सा एग्जाम है, नीट का एग्जाम, क्या क्रैक नहीं हो सकता? इजीली हो सकता है भाई। जब कोई इंसान अगर सोच लेना कि हाँ ये काम को हमको कर के रहना है, एकदम उसका जो इच्छा शक्ति, एकदम पूरा दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण और पूरा मेहनत करके निकाल ही लेगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी इंसान कोई भी चीज़ सोच के उस पर उतना दिल से मेहनत करता है, शिद्दत से मेहनत करता है ना, तो खुद देवताओं को आना पड़ता है उसकी मदद के लिए। ये बात याद रखना। अगर आप रियल में एकदम पूरी तरीके से एकदम माइंड लगाकर और अच्छे से दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान आएंगे आपको नीट का एग्ज़ाम क्रैक करवाने के लिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो एकदम दिल से करना है, ठीक है। किसी लड़की से प्यार करते हो तो क्या दिल से करते हो ना, कोई स्वार्थ नहीं ना रहता, पूरा दिल से चाहते हो कि यार हमको वो मिल जाए, चाहते हो ना? सही सही बताना। तो क्या हम उस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दे सकते, उतने प्यार से, उतने एकदम शिद्दत से? अगर वो जो आप किसी लड़की से प्यार करते हो, वो प्यार का ना 5% भी अगर अपने स्टडी में लगा दोगे ना, नीट क्रैक कर लोगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाई, ये हो गया। अब बात करते हैं आयंस में। चलो अब लिखता हूँ मैं, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन आयंस। आयंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड कर सकते हैं? प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। जैसे हम यहाँ पे, अच्छा पूरा मिटा दिया मैं, यहाँ पे मैं आयंस लिखता हूँ, टन 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 टन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोटॉन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यूट्रॉन। बस कुछ आयंस ले लेता हूँ, जैसे क्या ले लूँ मैं, HCO, पहले हल्का वाला ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे सर पहले ही बढ़िया वाला ले लिए, तो चलो मैं पहले Na+ ले लेता हूँ। उसके बाद मैं ले लेता हूँ क्या, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड वाला आयंस ले लूँ, यानी रेडिकल्स ले लूँ। चलो लेता हूँ HCO3-, ठीक है। जैसे और भी क्या ले लूँ, और CO3-2-, ठीक है। और क्या ले लूँ बताओ जल्दी से यार कमेंट करके, ठीक है। CO3, अच्छा PO4-3-, ठीक है। ये सारा, और भी पहले ये 4 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आओ ध्यान से, पहले Na+ तो बहुत ईजी है। Na+ कैसे बनता भाई? Na+, Na को 23 और 11 होता है, यही। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, तो उसके अंदर 11 प्रोटॉन होंगे। कोई भी आयंस हो, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होगा, कुछ भी हो जाए, प्रोटॉन नहीं बदल सकता, प्रोटॉन उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गड़बड़ होगा। इलेक्ट्रॉन में कुछ बातें हैं। देखो भाई, ये अब Na+ ना हो गया, ये देखो ये Na+ ना हो गया, तो इसका मतलब क्या? पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, लॉस कर दिया है। तब एक इलेक्ट्रॉन, पहले 10 था ना, सॉरी पहले 11 था, अब 10 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। न्यूट्रॉन कैसे होगा? 23 में से 11 को माइनस करो, दैट इज 12 न्यूट्रॉन। सिंपल है,
ये हो गया। इसी तरह से करेंगे HCO3 का कर दें। HCO3 में प्रोटॉन देखो HCO3 में तो H का 1 होता है, उसके बाद C का कार्बन का 12 होता है और रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन का होता है 16 ये मैं लिख के दे दिया आपको। बस अब कर दो। कैसे करोगे? इसमें आप पहले ना हाइड्रोजन का निकालो। हाइड्रोजन में एक एटॉमिक नंबर है, एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का, इधर प्रोटॉन करता हूँ मैं, एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का, कार्बन का हो जाएगा एक ही कार्बन है तो 6 और प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन तो 3 ऑक्सीजन में 24। ठीक है, तो डेट इज प्रोटॉन आ गया 31, प्रोटॉन 31 आ गया। अब 31 प्रोटॉन है और इस पे पूरे ये देखो पूरे पे चार्ज कितना है -1, माइनस चार्ज है, एक ही माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गया है। तो अगर देखो होता तो वैसे अगर 31 प्रोटॉन है तो 31 इलेक्ट्रॉन भी होता, लेकिन यहाँ पर एक माइनस चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, यानी 32 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे? हाइड्रोजन के अंदर तो न्यूट्रॉन होता नहीं है, हाइड्रोजन के अंदर 0 न्यूट्रॉन प्लस, कार्बन के अंदर यहाँ कर लो भाई 12 में से 6 न्यूट्रॉन प्लस, एक ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 6 में से 8 न्यूट्रॉन होते हैं तो 3 में 24 न्यूट्रॉन, दैट इज 30 न्यूट्रॉन होंगे किसके अंदर? इसके अंदर HCO3 माइनस के अंदर। बातें समझ में आए? जैसे CO3 2- में तो कार्बन के लिए कितना, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, कार्बन के लिए तो लिखा हुआ है तो कार्बन के लिए 6 प्रोटॉन, इधर कार्बन का 6 प्रोटॉन और O3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन के एटम में 6 प्रोटॉन तो 3 है तो 6 3 24 और कुछ तो नहीं है, 30 प्रोटॉन इसके अंदर, 30 प्रोटॉन इसके 30 प्रोटॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए था, लेकिन इस पर 2 माइनस चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ चुके हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कर लेते हैं, आओ। कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन कितना 12 - 6 दैट इज 6 प्लस एक ऑक्सीजन के अंदर न्यूट्रॉन 16 - 8 और है कितने 3 तो 24 दैट इज, अब तो कुछ नहीं है 30 न्यूट्रॉन भी हो जाएंगे यहाँ। सिमिलरली PO4 3- में करो। फॉस्फोरस का मैं लिख के बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। फॉस्फोरस के अंदर देखो, फॉस्फोरस में क्या होता है भाई, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फास्फोरस का 15 होता है तो ये 31 होता है, इसका 31 और 15 यही होता है लगभग में, अब गलती होगा तब देख लेना, शायद यही होता है। और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है, ऑक्सीजन का 16 और 8 होता है। ठीक है, देखो करेंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 तो 15 प्रोटॉन फास्फोरस में प्लस ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन का आइटम में 8 होते हैं तो 8 × 4 यानी 8 × 4 = 32 दैट इज 5 2 7 और 3 1 4 47 प्रोटॉन है इसके अंदर, 47 प्रोटॉन 47। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत है क्या? कुछ गलती भी हुआ? नहीं, कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन भी 47 होना चाहिए था, लेकिन इस पर 3 माइनस चार्ज है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बढ़ गए, दैट इज 50 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर। अब प्रोटॉन आओ देख लेते हैं। प्रोटॉन फास्फोरस में कितने प्रोटॉन होंगे? देखो भाई 31 में से 15 को माइनस करो, 31 में से 15 को माइनस करो दैट इज 6 और 1 16। ठीक है, 16 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 होंगे। बस इस तरह से निकालते हैं आयंस में, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करते हैं। बस इसको नोट करो, बस एक दो क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, नोट करो। तो आओ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एन एटम हैज अ नेट चार्ज ऑफ -1, एक एटम है जिसका नेट चार्ज कितना है -1 है। इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन। तो इसका आइसोटॉपिक सिंबल क्या होगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन को समझते हैं, समझ तो लिए, एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है, बढ़िया से। एक एटम है जिस पर नेट चार्ज -1 है, उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, तो इसका आइसोटॉपिक सिंबल क्या होगा, है ना? ऑप्शन है Cl-37 इसका मास नंबर, 18 एटॉमिक नंबर। ये तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 18 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है
एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे। तो अगर 18 हो जाएगा यहाँ पर एटॉमिक नंबर, तो 18 प्रोटॉन भी हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। 18 एटॉमिक नंबर तो हमारा किसका होता है, अर्गन का होता है, तो ये गड़बड़ है, ये तो कभी होगा नहीं। ये देखते हैं ये देखते हैं अगर क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर क्लोरीन है, इस पर सभी पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है, देखो क्लोरीन पर अगर माइनस चार्ज है तो इसके मतलब क्या है कि क्लोरीन का एटम जब था तो उसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन थे, अब माइनस चार्ज 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 18 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए। तो हाँ 18 सेटिस्फाई कर रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, हाँ ये तो सही है, मतलब ये अभी एक पर आप पूरा कर गया। आओ हम देखते हैं न्यूट्रॉन 20 हो रहा है क्या। न्यूट्रॉन 20 हो जाएगा तो यही ऑप्शन हो जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास में से यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे। तो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 37 में से 17 को माइनस करो, दैट इज 770 और 2 में से 1 गया 20 न्यूट्रॉन, एकदम सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एकदम है। ये देखो 16 है तो होगा नहीं, 17 है तो हो जाएगा, लेकिन मास नंबर 38 हो गया तो होगा नहीं कभी भी। 38 में से 17 को माइनस करो तो कभी भी आपको 20 नहीं होगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यही हमारा आइसोटोपिक सिंबल होगा इस ये बारा अगर पूरा कंडीशन दिया है तो, ठीक है, ये बात हो गया। अब कुछ होमवर्क लिख लो भाई आप, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करके लाना है। क्वेश्चन है पहला, NH4 पॉजिटिव, ठीक है, CH3COO माइनस, ठीक है, और भी दे दूं, और दे देता हूं मैं आपको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन के अंदर, और भी दे दूं मैं क्या, SO4 2 माइनस, ठीक है, एक और दे देता हूं H पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, मस्त चीज़ है। ये पांचों के अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करके आना, ठीक है बच्चों। चलो नोट कर लो इसको, नोट कर लो, चलिए नोट कर लो भाई, नोट कर लो, चलो नोट कर लो। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, हम लोगों का मिक्सचर रह गया, जिसमें होमोजेनस और हेट्रोजीनस। आपको पता है वीडियो लगभग 1 घंटा की हो गई है, और 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो बनेगा उतना देर का तो भी हो गया। हम लोग अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतना व्यवस्था नहीं है भाई, ठीक है, और मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं है, और उसके साथ साथ हम बात करें तो इंटरनेट भी बहुत 10-15 GB लग जाएगा इसको डालने में। मेरे को हाई क्वालिटी में डालता हूँ, इसीलिए नहीं हो पाएगा, इसीलिए 1 घंटा का ही वीडियो रहेगा। अभी जो बच गया ना उसको अगले वीडियो में कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सपोर्ट करो ना भाई, अरे सपोर्ट करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहो, एकदम बढ़िया से, एकदम दिल से पढ़ाएंगे, आप भी दिल से पढ़ते रहो, है ना। चलो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप ये सारा आप होमवर्क वगैरह, ये होमवर्क है भाई, आपको करके लाना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ठीक है। होमवर्क है, देखते हैं किसका एकदम पूरा सही होता है, ठीक है। कितना आप लोग इस क्लास से गेन किए हैं ये आपको पता चल जाएगा कि आपने जब आंसर देंगे तो पता चल जाएगा। हम हर एक विद्यार्थियों का, हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आप जवाब देना। NH4 पॉजिटिव, CH3COO माइनस, H3O प्लस, SO4 2 माइनस और S पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करके आपको कमेंट करना है। चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।